तीन प्रोडक्ट है, लोगों को किसी भी कोई भी कंपनी हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है दोस्त। आपके कॉन्फिडेंस में इंटरेस्ट है, आपके चेहरे में इंटरेस्ट है। कॉन्फिडेंस। जब पहली बार मैडम ने मुझे प्लान दिखाया तो मुझे पता क्या बोला, देखो 3 मेंबर बनाने हैं। कितने? 3। ऐसे ऐसे जैसे तीसरा आएगा पैसा आएगा अपने को। मैं कहा फिर? बोले फिर क्या? पैसा आएगा तो और क्या चाहिए? मैं कहा फिर? अरे फिर क्या यार, शुरू करो यार। मेरी आवाज से इसकी आवाज ऊंची होगी। मैंने बोला वाह, इतना प्लान देख के कोई जुड़ने का कोशिश करेगा? कोई जुड़ेगा? लेकिन मैं जुड़ गया। क्यों? क्योंकि मैं इसका प्लान देखकर नहीं, इसका कॉन्फिडेंस देखकर आया। इसका कॉन्फिडेंस देखकर आया। नेक्स्ट, किल योर ईगो। महात्मा बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, इन द वॉर ऑफ ईगो द लूजर ऑलवेज विन्स। हर जगह विजेता बनने की जरूरत नहीं होती है। इन द वॉर ऑफ ईगो, कि घमंड की लड़ाई में जो इंसान हार जाता है वो जीत जाता है। समझे बात को? इसलिए मार्केट में कभी भी ये मैंने किया, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैंने अब तक किया है मैं आगे भी कर लूंगा, हर जगह मैं को घुसेड़ने की जरूरत नहीं होती। बात को समझो। मैंने तो आज तक नहीं किया, ये मैंने किया। अगर मैं ये कहूंगा कि ये मैंने किया है, ये अपुन ने किया है, तो मेरी डाउनलाइन भी जब स्टेज पे जाएगी तो बोलेगी किसी ने नहीं किया, ये मैंने किया। दोस्तों, जानवरों में सबसे ज्यादा मैं बकरी करती है। क्या कसूर है उसका? कहते बकरी पत्ता खात है, उधड़े पड़ी खाल, जो बकरी को खाता है ताको कौन हाल। कुछ गुनाह नहीं किया बकरी ने कि किसी को काटा वो हल्क गया, पागल हो गया और मर गया तड़प तड़प के। ऐसा कभी हुआ? किसी को मारा उसको और उस बंदे को कैंसर हो गया वहां पे, ऐसा कभी हुआ? बड़ी शरीफ बकरी पत्ता खात है, उधड़े अपनी खाल। पत्ते खाने के बावजूद भी उसको उसकी खाल उधेड़नी पड़ती है और उसको उल्टा टांग दिया जाता है। क्या गुनाह है उसका? कुछ नहीं, सिर्फ पत्ता खाया है। लेकिन गुनाह सबसे बड़ा उस पत्ते के पीछे ये है कि उसने मैं करके खाया है। क्योंकि हाँ, सब जानवरों में सबसे ज्यादा मैं बकरी करती है और उल्टी करके टांग दी जाती है और किलो के भाव बिकती है। दोस्तों, यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। मार्केट में जब भी मैं गई है वो असफल रही है, लेकिन जब भी मार्केट में हम इकट्ठा हुए हैं वो बुलंदियों को छुए हुए हैं, शिखर तक गए। सिर्फ हम ही हैं जो बुलंदियों तक पहुंचती है। मैं और तू को लड़ाई क्या हमारी? मैं और तू को हम में तब्दील करना। दोस्तों, अकेली उंगली होती है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब ये उंगलियां मिल जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है। आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। ऐसा हाथ करिए, अब ये उंगली से करिए, अब 2 लगाइए, अब 3, अब 4, अब 5। नतीजा आपके सामने। जब हम अकेली उंगली से मतलब ऐसे कर रहे थे तो आवाज मजा ही नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही उंगलियां बढ़ती गई आवाज बढ़ती। वैसा ही है यहां पर भी कि अगर मैं अकेला दौड़ूंगा तो रिजल्ट ना के बराबर ही आएंगे, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे दोस्तों, नतीजे वैसे ही शोर मचाएंगे जैसी उंगलियां मिलकर शोर मचाती है, जैसे पूरा हाथ मिलकर शोर। घमंड करने की कोई जरूरत नहीं, किसी के साथ बहसबाजी करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ बहस करने के लिए नहीं आए। दूसरे की लकीर को छोटा करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपनी लकीर को बड़ा कर दीजिए, उसकी अपने आप छोटी हो जाएगी। इस सिस्टम में ये जहर है, जहर। क्या? अगर आपके अंदर घमंड है, झूठ बोलते हो, गलत नजर रखते हो, ये जहर है और जहर में रहकर आपकी कभी तरक्की नहीं हो सकती। पहले इस जहर को खत्म करना हो। जब इस जहर को खत्म करते जाओगे, एक पोलाइट मैन, एक पोलाइट लेडी, एक पोलाइट बॉय, ऐसे बन जाओगे, नम्र बन जाओ, नम्र। देखना फिर आप कैसे तरक्की पे जाते हो।
कई बार बंदा कहता है यार मैं इतने प्लान करता हूँ, ये करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा कड़वा बोलता है वो लोगों के साथ। और कड़वे फल को जब आदमी खाता है तो पता क्या करता है, थू, ऐसे थूक देता है। इसी तरह जो इंसान कड़वा बोलता है, जिसके दिल में दिमाग में जहर बड़ा पड़ा होता है, ये लोग भी उसको वैसे ही थूक देते हैं। इसलिए नमर रहिए, नमर रहिए, बिल्कुल नमर रहिए। बोलने दीजिए सामने वाला जो भी बोले, कुछ भी बोले, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया दोस्तों, दुनिया में कंट्रोल करने की शुरुआत खुद से होती है। जिस इंसान ने अपने घमंड को खत्म कर लिया, अपने गुस्से पर काबू कर लिया, समझ लो उसने दुनिया को जीत लिया। अगर जिस इंसान के पास गुस्सा है, बात बात में बहस करता है, गर्म हो जाता है, दोस्तों उस इंसान को दुश्मन पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन उसके अंदर ही बैठा है। समझ गए बात को? जब अहरण होती है ना, अहरण, उसके ऊपर लोहा गर्म कर रखता है तो हथौड़े से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसके ऊपर बरसता है। अहरण बर्दाश्त करती है, लोहार का सदियों तक साथ देती है, लेकिन हथौड़े बदलते रहते हैं क्योंकि गुस्सा होता है उसके अंदर। समझो बात, गुस्सा कभी मत कीजिए। अगर विजय हासिल करनी है तो इसकी शुरुआत मार्केट में जाने से पहले खुद के ऊपर होती है। खुद के ऊपर विजय पाइए पहले, खुद को जीतिए पहले। यही सबसे बड़ी जंग है। मैंने पहले बताया आपको कि सतयुग में लड़ाई थी इस लोक से उस लोक तक की, देवलोक से असुर लोक तक की, इतना बड़ा फासला था। फिर त्रेता युग आया जो कि राम का युग था, उसमें वो दूरी थी इस लोक से उस लोक वाली, वो दूरी कम हुई और फिर इस कंट्री से उस कंट्री लड़ाई हुई, दुश्मन नजदीक आ गया। फिर द्वापर आया जिसमें श्री कृष्ण जी आए तो दूरी और कम हो गई, फासला और कम हो गया। और फिर भाइयों भाइयों का झगड़ा हुआ। सोचो कहां, इस लोक से उस लोक, फिर इस देश से उस देश, और फिर इस दीवार से उस दीवार, बाजू बाजू में भाइयों भाइयों का झगड़ा हुआ। लेकिन अब कलयुग है, अब फासला और कम हो गया है, अब फासला बिल्कुल कम हो गया है। आज जो लड़ाई है वो दोस्तों खुद की लड़ाई खुद के साथ है, खुद को जीतना है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। कई बार आदमी गुस्से में आता है, यार उसने मना कर दिया, मैं उसके साथ गया था, 4 प्लान किए, मना कर दिया। कभी भी रिजेक्शन से आप घबराइए मत। रिजेक्शन क्या चीज है अंडरस्टैंड करिए। रिजेक्शन को दिल पर मत लो। इंसान हर वस्तु का मूल्य अपनी योग्यता और जरूरत के हिसाब से ही लगाता है। हेलो, हर इंसान सामने वाली वस्तु का मूल्य अपनी योग्यता और जरूरत के हिसाब से लगाता है। मैंने गाड़ी खरीदी होंडा CR-V मेड इन जापान। एक ट्रैक्टर वाला मुझे मिला, कहता है कितने की गाड़ी तेरी? मैंने कहा ज्यादा नहीं, 20 लाख की है। और ये बात है 2010 की। उस समय का 20 लाख अगर शेयर बाजार में डाला होता तो दोस्तों आज उस 20 लाख का कम से कम 2-2.5 करोड़ होता। उस समय मुझे व्यक्ति कहता है कितने की गाड़ी तेरी? मैं कहा 20 लाख की। कहता क्या फायदा है? मैं क्यों? कहता देख अपन का ट्रैक्टर 4 लाख का है, चल अपन पैसे भी कमाते हैं, पर ये क्या है? मैं कहा देख अपना अपना स्वाद है, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से कीमत लगाता है आदमी। पर मैं कहा इतनी बात की गारंटी देता हूँ कि इसको खरीदने के बावजूद भी रहता तो पूरा दिन नदी नाले में ही है तुम्हें, क्योंकि रेता बजरी वहीं से ढोना पड़ता तेरे को। रहता तो वहां पे शमशान घाटों के बीच ही है। लेकिन दोस्त एक बात बता दूं कि अगर तू मेरे साथ एक दिन जो ट्रैक्टर वाली सीट पे बैठता है ना, वहां से उठ के अगर होंडा CR-V की सीट में बैठ गया ना, तू यही ट्रैक्टर के ऊपर दोबारा नहीं बैठेगा। पर दोस्त वो इसका मूल्य अपनी योग्यता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं थी। मैं 20 लाख की गाड़ी लेके 35,000 रुपया EMI पे कर रहा था। वो 4 लाख का ट्रैक्टर का EMI पे करने के लिए मार्केट में, बाजार में रेती बजरी बेच रहा था और पूरा दिन नदी नाले में रहता था। उसकी कैपेसिटी नहीं थी। उसने ये कहा कि देख क्या फायदा तेरी गाड़ी का, मेरा ट्रैक्टर अच्छा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि होंडा CR-V बेकार हो गई।
उसने रिजेक्शन दिया, चलो जी गाड़ी बेच दो, सस्ते में बेच दो, ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं होता। हेलो, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ एंड कैरी ऑन इज द आर्ट ऑफ लाइफ। लेकिन चलो, रिजेक्शन ही है जो नेटवर्कर की जिंदगी को उसी तरह रंगीन बनाते हैं जिस तरह रंगरेज सफेद कपड़े को रंगदार बना देता है यार। समझो, ये जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। क्योंकि जब मैंने प्लान किया, एक ने कहा ये नहीं चलेगा, मैंने कहा तू कहता चलेगा नहीं, मैं चला के दिखाऊंगा। अपन और एक्साइटेड हो गए, जुनूनी आ गए, जुनून में आ गए। तो उसकी रिजेक्शन ने मेरी जिंदगी को रंगदार बना दिया। पानी में कॉफी डाल देने से पानी खराब हो जाता है क्या? बल्कि पानी में ड्यू वाइटल डाल देने से उस पानी की खुशबू बढ़ जाती है और रंग चेंज हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह से रिजेक्शन मिलने से जिंदगी रंगीन हो जाती है यार। रिजेक्शन तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जो पहले 70 प्लान किए थे, एक आदमी को 10 बार प्लान किया, लेकिन कोई नहीं आया। मैं आज भी सोचता हूँ थैंक्स गॉड कि मुझे उन 70 लोगों की रिजेक्शन का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो उन 70 फेलियर लोगों में एक 71वां मैं भी होता। आपको यकीन होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो दुनिया का सबसे बेस्ट कर रहा हूँ। हर किसी की औकात नहीं होती सोना खरीदने की। मर्सिडीज बेंज के शोरूम में जाओ, 100 लोग जाते हैं तो एक आदमी खरीदता है। मारुति के शोरूम में 100 लोग जाते हैं तो 60 खरीद के आते हैं। लेकिन 60 खरीदने वाले की वजह से मर्सिडीज वाला ये नहीं कहता यार मर्सिडीज निकाल के ना अपन भी मारुति की एजेंसी ले लेते हैं। नहीं, क्योंकि उसको पता है ये मर्सिडीज है। शेर और भेड़ में फर्क तो पता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो पहले भी आपने सुनी होगी, बड़ी फेमस है। कि एक बार ना एक फीमेल डॉग, जिसको अपने क्या कहते हैं, कुतिया कह देते हैं ना, और एक फीमेल एलिफेंट, ये दोनों सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हुई। तो बोला यार कोरोना बहुत चल रहा है, काम करते हैं, चलो कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास इनकी दोनों की मुलाकात हुई, एक ही डॉक्टर के पास। ट्रीटमेंट चलने लगा और हर महीने वहां इकट्ठी होती हैं, दोनों बातचीत करती हैं, कहते आप भी हैं, मैं भी। ऐसे करते करते दोस्तों 4 महीने बीते हैं और 4 महीने बाद जो डॉग होती है ना, वो 12 पप्पी पैदा करती है। कितने? 12 पप्पी पैदा करती है, खुश हो जाती है। तो एक दिन फिर हाथी के पास जाती है, वो फीमेल एलिफेंट के पास, और उसको कहते हैं बहन क्या क्या है, मतलब वो आराम से गाँव खाती है, मतलब क्या है, मतलब बोले मेरे 12 पप्पी आए, तुम्हारे यहाँ क्या आया? बोले आएगा आएगा। बोले डॉक्टर तुमको बना तो नहीं रहा अभी, देख रहे हैं डॉक्टर चेंज करो, नहीं तो आजकल बहुत घोटाले हो रही। हाँ मैं तुमको बता देती हूँ, सेम टाइम पे हम प्रेग्नेंट होगी, मेरे घर में बच्चे आ गए, तुम्हारे घर में रौनक नहीं है, तुम अकेली घूम रहे हो, मेरे को गड़बड़ लगती है। उसने बहुत उसको नेगेटिव किया, पर वो मस्त रही है क्योंकि उसको भरोसा था खुद के ऊपर। 2 महीने बीते, फिर प्रेग्नेंट हुई और अगले 4 महीने बाद फिर 12 पप्पी। वो फिर भागते भागते उस एलिफेंट के पास गई, कहती बहन क्या है? क्या है मतलब आएगा? बोले मुझे कुछ घोटाला लगता है। बोले क्यों? बोले देख मैं तो नाती पोती वाली हो गई। मेरे तो 12 पप्पी पहले वाले, अभी तो उनके भी पप्पी आने वाले। मेरा तो कुटुंब बहुत बड़ा हो गया, नेटवर्क कितना बड़ा हो गया मेरा। तू अभी तक यही बैठी है, तू अच्छा डॉक्टर बदल। दोस्तों 2 महीने बीते, फिर कुटिया प्रेग्नेंट हुई और फिर 12 बच्चे दिए अगले 4 महीने में। इतने में 18 महीने का टाइम हो गया। फिर वो कुतिया उठती है और हाथी के पास जाती है, कहती है बहन क्या आया? बोले कुछ नहीं। बोले मैं पहले कह रही थी कुछ घोटाला है, तुम्हारी रिपोर्ट चेंज हो गई किसी के साथ, तुम चेक करवाओ, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। बोले क्यों? बोले देख मेरे तो पहले 12 पप्पी दिए, फिर 12 पप्पी दिए, फिर 12 पप्पी दिए, अब तो जब मैंने 12 पप्पी दूसरे दिए तो पहले वाले ने भी 12 दिए, तो तुम्हारा कभी एक भी नहीं आया। तो मस्त हाथी अपनी मतलब धुन में वो खाना खा रही थी, वो उसको कहती है देख मैंने पप्पी पैदा नहीं करना, मैंने हाथी पैदा करना। जब गाड़ी गुजरती है तो तेरे पप्पी गाड़ी के नीचे टाउ 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 करके मरते हैं। जब गाड़ी गुजरती है रोड के ऊपर तो सबसे ज्यादा तेरे पप्पी मरे हुए नजर आते हैं। साला एक भी हाथी मरा हुआ नजर आया? बोला नहीं। बोला
जब अपन का हाथी गुजरता है तो उस गाड़ी वाले खड़े होके अपने बच्चों को बताते हैं, देख हाथी गया। बोले मैं पप्पी पैदा नहीं करती, मैं पप्पी पैदा नहीं करती, मैं हाथी पैदा करती हूँ। पप्पी साले 2-4 महीने में पैदा हो जाते हैं, हाथी को पैदा करने के लिए 2 साल का टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स डरिए मत। मैंने पहले 1.5 साल तक तो समझिए कुछ आया ही नहीं। अगर 10,000 आया तो 25,000 का बिल फट गया था सामने से। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे पता था मुझे प्रमोद जैसे, रविंद्र रघुवंशी जैसे, राहुल कुमार जैसे, विजय हनवत जैसे, पीयूष मालवी जैसे, अंजू श्रीवास जैसे, आशीष श्रीवास जैसे, मोहित जैसे, प्रियंका दमाहे जैसे, प्रेम पुष्पेंद्र जैसे, शनि रायदा जैसे, अजय जैसे, अभिनीत साहू जैसे दोस्तों, मुझे पता था मैंने शेर पैदा करने टाइम तो लगेगा यार। और दोस्त इसका सबूत देने की मुझे जरूरत नहीं है। पिछले 7 साल से इनको वो खुराक मिल रही है जो शेरों को मिलती है, और जो पप्पी है वो हर दिन नई कंपनी। If I can do it, they can do. I can give you guarantee 100% you can also. You can also. दोस्तों किसी आइलैंड के ऊपर अगर एक पेड़ उगता हुआ नजर आ जाए तो उस एक पेड़ से ये पता लगाया जा सकता है कि ये आइलैंड इतना काबिल है, यहाँ जंगल उगाया जा सकता है। अगर यहाँ पे एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है, अगर शनि कामयाब हो सकता है, मोहित कामयाब हो सकता है, प्रियंका कामयाब हो सकती है, रविंद्र रघुवंशी कामयाब हो सकता है, अभिनीत साहू कामयाब हो सकता है, आशीष कामयाब हो सकता है, प्रमोद कामयाब हो सकता है, तो दोस्तों आप सब भी कामयाब हो सकते हैं। पर दोस्त ये जो सफर है, सफर कोई भी हो वो सफर ही होता है, और इंसान को सफर में सफर करना ही पड़ता है। डू यू वॉन्ट टू बी ए सफायर? बनना चाहते हो सफायर? 19 साल का तजुर्बा है, ऐसे कोई भी सफायर नहीं बनता। सफायर बनने के लिए कई बार सफाया करवाना पड़ता है, तब सफायर बनते हैं। कई बार लोग आए, कुछ दिन चले, साफ हो गए, पर मैंने फिर भगवान के आगे प्रार्थना की, रामा कृष्णा हरि हरि तू जो करे सो घरी घरी। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि जितने बीज मैंने डाले हैं सारे उगने वाले नहीं हैं। कुछ बीज गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ सर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कईयों को कीड़ा खा जाएगा, किसी को पक्षी चुभ जाएगा, और कुछ बीज पानी में बह जाएंगे, लेकिन कुछ बीज जो उगेंगे मुझे माला माल बनाने के लिए वही काफी है। दोस्तों बिलीव करिए लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर, बिलीव करिए। जो नागिन होती है वो एक बार में 40-40, 50-50, 100-100 अंडे देती है। अगर उसके सारे नाग जिंदा रहें तो हमारे तो पैरों में ऊपर चलेंगे तो ऊपर से गिरेंगे ऐसे। वो नाग गिरा, देख ऐसा। मतलब इधर आपको डंडा लेके बैठना पड़ेगा कि सर इधर आया, थोड़ा इधर हो जाना, थोड़ा इधर आया, ऐसा। इतने नाग हो जाएंगे, लेकिन सारे जिंदा नहीं रहते, कोई बिरला जिंदा रहता है। कुतिया जितने बच्चे देती है, अगर सारे के सारे जिंदा रहे तो दोस्तों घर से निकल के दिखाओ, अगर निकल गए तो घर में घुस के दिखाओ। काटने दौड़ेंगे सारे जितने हैं, वो भी कारों को देख के कार के पीछे दौड़ते हैं। मैं कहा साले तेरा लाइसेंस कौन बनाएगा, तेरा आधार कार्ड कैसे बनेगा, तूने गाड़ी ठोक दी तो सारा कैद में जेल के फाइल किसके ऊपर करेंगे।
है? कई बार मुझे समझ आता है कि इसके हाथ में कार आ भी गई तो करेगा नहीं। पर एक चीज और सोचता हूँ, आप तो इतना सोचते हैं, इससे ज्यादा कुछ सोचते हैं, मैं इससे ज्यादा सोचता हूँ कि साला कुत्ते को कार की इतनी जरूरत है तो साला इंसान को कितनी जरूरत है। बंदर जितने बच्चे पैदा करता है सबके सब जिंदा रहे ना, तुम्हारे घर में फसल कभी नहीं आ सकती। तुम बाहर निकल के दिखाओ, बाहर ही बैठे नजर आएंगे। लॉ ऑफ एवरेज होती है हर जगह। सब मतलब एक सेब होता है ना, उस सेब में 8 से 10 बीज होते हैं। एक सेब में 8 से 10 बीज होते हैं। और एक सेब का जो पेड़ होता है, कम से कम जब वो भरपूर फल देने पे आता है तो 2-2, 3-3 क्विंटल उससे सेब उतारे जाते हैं, 200-300 किलो। अब एक सेब अगर हम किलो की एवरेज पकड़ें, सेब अच्छा हो तो 4 से 5 सेब चढ़ते हैं। 5 सेब में 1 किलो हो गया, तो 200 किलो में कितना? 1000 सेब हो गए। 1000 सेब में, एक सेब में 10 बीज, तो 1000 सेब में कितने बीज? कितने? 10,000। यानी एक पेड़ जो सेब का है, बहुत बड़ा बगीचा उगाने के लिए इसके जो फल हैं वही काफी है। लेकिन याद रखो, एक सेब में 8 से 10 बीज होने के बावजूद भी सारे बीज नहीं उगते, कोई एक ही उगता है। जब हम वहां हर जगह पे समझौता करते हैं, जब सब जगह पे हम समझते हैं कि यार ये चलता है, तो यहाँ क्यों नहीं चलाते? रिजेक्शन कहाँ नहीं मिलता? सबसे पहला रिजेक्शन दिया था आपको आपके माता पिता ने। मुझे तो मेरी माँ ने दिया था। एक दिन मैंने घर पे जब थोड़ी होश संभाली, मैंने कहा मम्मी खीर खानी है। चुप 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 चुप, आज खीर नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। रिजेक्शन था, मैंने माँ को छोड़ दिया क्या? हमेशा हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। क्यों भूल जाते हो अपना बचपना, जब दूसरे बच्चे के शूज अच्छे देखते थे, घर पे आके जिद करते थे, मम्मी गर्म गर्म देती थी कान के नीचे एक, तो क्या माँ को छोड़ दिया हमने? घर छोड़ के चले गए? हमारी तो पहले से ही लड़ाई होती रही है। अच्छा बैग नहीं है, अच्छी वर्दी नहीं है, अच्छा टिफिन नहीं है, अच्छी बोतल नहीं है। ये तो भला हो उस शराबी का जो दारू पी के रात को बोतल फेंकता है, सारा अपने को स्कूल जाने को मिल जाती है। ऐसी होता है। हमारा स्कूल देखो कैसा है, पैदल जाना पड़ता है, सारा साइकिल तक नहीं है। मतलब हमने कितनी डिमांडें की कि नहीं की, बताओ? तो रिजेक्शन मिले कि नहीं मिले? तो जब वहां पे रिजेक्शन मिलने के बावजूद हमने पढ़ाई नहीं छोड़ी, जीना नहीं छोड़ा, माँ बाप को नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, गांव नहीं छोड़ा, दोस्त नहीं छोड़े, तो यहाँ रिजेक्शन मिलने पे साला क्या हो जाता कि तुम काम छोड़ देते हो? जब वहां नहीं छोड़ा तो ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि बच्चा छोड़ेंगे तो अब तेरे को भी नहीं। समझ गए ना बात? इसलिए क्या लिखा है देखो, गुरु नानक साहब ने गुरबाणी में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, मत विच रतन जवाहर माणिक। पंजाबी है कोई बैठा यहाँ पे जिसने जपजी साहब पढ़ा हो? नहीं पढ़ा? गूगल में भी टाइप करना, मत विच रतन जवाहर माणिक। मत मतलब सोच। हे इंसान, जवाहर रतन मोती माणिक ये कहीं नहीं है। अगर ये तेरी सोच में नहीं है तो कहीं नहीं है। असली मत विच रतन, तेरी सोच अगर रतन जैसी नहीं चमक रही, जवाहरात जैसी नहीं चमक रही, मोतियों जैसी नहीं चमक रही, तो तेरे लिए ये बाकी मोती, सोना, चांदी, जवाहरात सब मिट्टी है। दोस्तों ये सोच ही है, इसी में फर्क, इसी से फर्क पड़ता है, इसी में कामयाबी छुपी हुई है। इफ यू थिंक आई कैन, इट मींस यू आर राइट। इफ यू थिंक आई कांट, इट मींस यू आर आल्सो राइट। अगर आप सोचते हैं मैंने कहा कि इतने रिजेक्शन मिले, मैंने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि सफलता मेरे दिमाग में। मेरे दादा हमेशा कहते हैं, अभी तो बेचारे स्वर्ग सुधार गए, वो हमेशा कहते थे, एक बार हम गाय खरीदने गए तो गाय ऐसी ना एकदम कमजोर, तो मैंने कहा कि दादा ये कमजोर गाय? कहते गाय की नस्ल अच्छी है, दूध
पशु के नीचे नहीं होता, मालिक के नीचे होता है। मैंने कहा वो कैसे? कहते पशु तो बेचारा मालिक का गुलाम है, उसको तुम जितना चारा डालोगे तो तुम्हारी मेहनत जो है वो दूध के रूप में तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तो दोस्तों सफलता बाहर नहीं है, सफलता हमारे भीतरी छिपी है। कहता जैसे बादल में पानी छुपा है और पत्थर में आग, जैसे बादल में पानी छुपा है और पत्थर में आग, तेरी सफलता तुझ में छुपी है यार, जाग सके तो जाग। एक्सीलेंट प्रिपरेशन इज नेसेसरी फॉर ग्रेट प्रोग्रेस। अगर आपको बेहतरीन प्रोग्रेस चाहिए तो उसके लिए बेहतरीन तैयारी करना जरूरी होती है। हेलो, बेहतरीन प्रोग्रेस के लिए बेहतरीन तैयारी करना जरूरी होती है। इससे आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात याद आ गई, बहुत प्यारा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक लड़का एक लड़की को देखने जाता है, रिजेक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ। एक लड़का लड़की को देखने जाता है तो उसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि बड़ी भोली है यार, सीधी सी बन के आ गई है। लड़की को पता चला कि मुझे ऐसे बोला गया, ठीक है। दूसरी बार उसको कोई दूसरा लड़का देखने आया तो उसने बोला कि यार इसने बाल कैसे रखे हुए हैं, अगर मस्त थोड़ा सजा बजा के रखे तो अच्छा होता। लड़की को पता चल गया, तो पहले से बेहतरीन ड्रेस पहन के गई, बाल अच्छे करके गई, एकदम मस्त ब्यूटी पार्लर में जाके। तीसरी बार फिर लड़की को देखने आई, लड़के ने भैया कह के रिजेक्ट कर दिया कि यार ये तो सिंपल है, गाँव जैसी, गाँव वाली जैसी लगती है, मुझे तो ऐसी नहीं चाहिए, थोड़ा मॉडर्न टाइप की चाहिए। लड़की ने बोला कोई बात नहीं, उसको वीकनेस पता चलती गई। चौथी बार जब लड़का देखने आया तो जब चौथी बार उसको लड़का देखने आया तो वो जिसने पहले देखा था, दूसरे ने देखा था, उन्होंने भी उसको देखा। तो घर वाले कहते हैं यही लड़की से शादी करनी है, इसी से शादी करनी है। वो लड़का कहते तुम्हें पता ही कौन सी लड़की है? बोले कौन? बोले जिसको तुमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। बोले अभी इतनी सुंदर कैसी लग रही है? बोले तुमने इसकी कमजोरियां बता दी, ये तुम्हारे रिजेक्शन से इसने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं किया, सीखा और अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, आज हीरोइन जैसी दिखती है। बेहतरीन तैयारी करके जाइए, बेहतरीन। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान में उतरने से पहले, जबकि क्रिकेट उसका प्रोफेशन है, कितनी बार उसने मैच जीते, चौके छक्के लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी हर मैच को खेलने से पहले वो ग्राउंड में तैयारी करता था। लता मंगेशकर गाने से पहले, स्टेज पर गाने से पहले उसका रियाज करती है। हेलो, इसी तरह से अपने अंदर मैं को मत लेके आइए, अपने आप को बड़ा फन्नी खां मत समझिए, अपने आप को हमेशा एक खिलाड़ी समझिए। और खिलाड़ी बेहतर तभी होता है जब वो अपना खेल खेलने में बेहतर होता है। यस, पूरी तैयारी के साथ फील्ड में जाइए, पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत लगाइए। मान लीजिए कि आपके पास 500 का नोट है जो फटा हुआ, उसको चलाना है तो क्या करोगे? चिपकाएंगे। कोई आइडिया बताओ, अपना आइडिया बताओ, जल्दी बताओ। क्या लगाएंगे? अच्छा, एक आप प्रियंका मैडम। टेप लगाएंगे, ट्रांसपेरेंट वाला। अच्छा, ट्रांसपेरेंट वाला टेप लगाएंगे। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, फेविकोल लगाएंगे। लेकिन आप लेके जाते हो, टेप देख लेता है, फेविकोल भी देख लेता है, बैग वाला नहीं देता आजकल। फिर क्या करोगे? एक्सचेंज किसे करोगे? कहाँ? अच्छा, पेट्रोल पंप भी जाएगा। अगर वहां भी नहीं लिया तो जला देंगे। कहता अंधेरे में चलाऊंगा, पर नोट जरूर चलाना है इसको। का नोट, कितना? मात्र 500 का। कितना? मात्र 500। और टेंशन कितनी बड़ी, जुगाड़ देखो, टेप लगाएंगे, पेट्रोल पंप पे चलाएंगे, बैंक में एक्सचेंज करेंगे, सब्जी वाले को देंगे, नोटों की गड्डी में डाल के दे देंगे, अंधेरे में चलाएंगे। अंधेरे में यार, फटा हुआ 500 का नोट अगर अंधेरे में चल सकता है, यहां तो ड्यू सॉफ्ट का उजाला है यार। यहाँ तो
नेशनल टीम का उजाला है। अगर फटा हुआ नोट को चलाने के लिए इतनी तरकीबें लगाते हो तो अपने काम को चलाने के लिए भी तरकीबें लगा कर देखिए, आप अमीर बन जाओगे।